हेलो एवरीवन। तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था क्लास 12th इंडियन इको का हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है चैप्टर का? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। देखो वैसे तो ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट वीडियोस के थ्रू काफी डिटेल में कवर कर लिया, लेकिन आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो काफी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं क्विकली वन शॉट के अंदर। इसके अलावा देखो इस चैनल पर मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12 की इको और बीएसटी पढ़ाती हूँ। तो इस चैनल पर आपको इको और बीएसटी के हर तरह के लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपको पार्ट वीडियोस से पढ़ना है तो पार्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको डिटेल्ड वन शॉट से पढ़ना है, डिटेल्ड वन शॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप 30 टू 40 मिनट्स के वन शॉट से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको 30 टू 40 मिनट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल है। प्लस आपको इंडियन इको की एनसीईआरटी सीरीज भी यहाँ पर मिलेंगी। और तो और आपको इस चैनल पर इको और बीएसटी की एमसीक्यू सीरीज भी मिलेंगी, केस स्टडीज भी मिलेंगी। तो सब कुछ इस चैनल पर अवेलेबल है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से पढ़ सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, चैनल पर हो, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने हर चीज की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। इवन आपको सीयूईटी और इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो आप आराम से जो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है चैप्टर का? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ा था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन करा, हमारा शोषण करा, कैसे उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करा, फॉरेन ट्रेड को बर्बाद करा। वो सारी चीजें हम लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर ली। अब चैप्टर नंबर 2 आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो देखो हमारा देश आजाद होता है ब्रिटिशर्स से 15th ऑफ अगस्त 1947 को। अब हमारे देश की बागडोर, हमारे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे हाथों में था, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स के हाथों में था। तो ये जो 40 साल तक का पीरियड था 1950 से लेकर 1990 तक का, इस पीरियड के अंदर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, हमारे प्लानर्स, हमारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस ने हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। शुरू करें। तो देखो चैप्टर की शुरुआत होती है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर। एक देश में किस तरह से इकोनॉमिक ऑर्डर रहता है, एक देश किस तरह से सिस्टमैटिकली चलता है, कोई फ्लक्चुएशंस ना आए, एक देश किस तरह से स्मूथली मक्खन तरीके से चलता है, वही क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम। कुल मिला के एक देश के रहने वाले लोग किस तरह से अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला है सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और थर्ड है सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है, रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जितने भी कोल, पेट्रोल वगैरह है, ये क्या है? रिसोर्सेज है। पैसा रिसोर्स है, ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज हैं, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरह से करना है, यानी कि रिसोर्सेज को किस तरह से खर्च करना है। अब देखो इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यार हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएं या फिर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब है वो सारी चीज़ें जो आप में हम सब लोग खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, चाय, चीनी, ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि इनसे हमारी वांट सेटिस्फाई होती है। वहीं कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स जिनकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन होता है। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज, हमारी लैंड, हमारा लेबर, हमारे पैसे, इन सब चीज़ों से किन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाने हैं तो कैपिटल गुड्स कम बनाने पड़ेंगे। तो पहला हो गया कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाए जाए, रिसोर्सेज को कहाँ पर एलोकेट यानी कि कहाँ पर खर्च करा जाए। दूसरा आता है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे करा जाए। अब देखो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास में 2 टेक्निक होती है। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक
और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ करते हैं, उसे बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये भी सोच लिया। अब तीसरी चीज आती है सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स और सर्विसेज बन के तैयार हो गए, अब उन गुड्स और सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। गुड्स और सर्विसेज बना के रिच लोगों को बेचने हैं या फिर पुअर लोगों को बेचने हैं। प्लस गुड्स और सर्विसेज बनाकर प्रोड्यूस कर कर पैसा आता है, इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। ऑब्वियस ही बात है, जब हमें प्रोडक्शन करना होता है, जब प्रोड्यूसर भाई साहब प्रोडक्शन करते हैं, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस में कैपिटल यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और तो और एक होता है एंटरप्रेन्योर जो अपना दिमाग लगाता है बिजनेस के अंदर। तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके बेचे हैं, पैसा आया है, इनकम जनरेट हुई है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। लैंड को हम क्या देंगे, बदले में रेंट देंगे, लेबर को सैलरी या वेजेस देंगे, जिसने कैपिटल लगाई है उसे इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलता है। ये क्या है, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया। तो एक देश के अंदर रहने वाले लोग किस तरह से अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, जीवन यापन करते हैं, यही क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है। अब देखो, 3 तरह की दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, यानी कि 3 तरह की इकोनॉमीज होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, की लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, और फिर गुड्स बना के किसे बेचना है, रिच लोगों को बेचना है, पुअर लोगों को बेचना है। ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर, आप में हम जैसे लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं। सरकार का जो रोल है वो सिर्फ देश के अंदर लॉ, ऑर्डर और डिफेंस तक सीमित है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। समझ में आया। दिस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर तीनों डिसीजंस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है, वो सारे डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी लेती है। और इनका मेन मकसद होता है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है, आप में हम जैसे लोग भी हैं, और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और हम सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो 3 तरह के हमारे पास में क्या होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। पहली कौन सी इकोनॉमी है हमारे पास में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके दूसरे नाम है, इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं या फिर फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये किसके होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं, आप में हम जैसे लोगों के होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, और हम इंडिविजुअल्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, बना के प्रोडक्ट किसको बेचना है। इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और मेन मकसद होता है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना। तो सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रिसोर्सेज किसके होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के। मेन मकसद है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना। वो गुड्स बना के बेचे जाते हैं जिन्हें हम हायर प्रॉफिट पर बेच सकें, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना। गुड्स बना के बेचे जाते हैं रिच लोगों को, यानी कि गुड्स बना के उन लोगों को बेचे जा रहे हैं जो उन गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। रिच लोगों को बेचे जाते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। यहाँ पर जो सरकार का काम है वो सिर्फ देश के अंदर लॉ, ऑर्डर और डिफेंस देखना है। सरकार प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बार बार इंटरफेयर नहीं करती। अब आप खुद सोच के देखो इसके मेरिट्स क्या होंगे। यहाँ पर हर कोई अपने अपने मकसद के लिए काम कर रहा है, हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। हर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो अगर सब अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देश का जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इस इकोनॉमी के बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स का मतलब है यहाँ पर हम कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, हर कोई अपना अपना पैसा बनाने के बारे में सोच रहा है, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के बारे में सोच रहा है। वो गुड्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें एक अच्छे प्राइस पर बेचा जा सके, गुड्स बना के रिच लोगों को बेचा जाते हैं जो उन्हें अफोर्ड करते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के वीकर सेक्शन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ वो गुड्स बनाने हैं जिन पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं है, सिर्फ रिच लोगों की ग्रोथ हो रही है। बेचारे पुअर लोग पीछे छूट जाते हैं, पुअर लोगों को मौका ही नहीं मिलता कि अपना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाए। तो ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना। दूसरी आती है हमारे पास में सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उनकी क्या होती है? कलेक्टिव ओनरशिप। यानी कि ये सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? सरकार के। लैंड सरकार का है, लेबर सरकार की है, पैसा सरकार लगा रही है। सारे के सारे रिसोर्सेज पर किसका राइट होता है? सरकार का राइट होता है। और सरकार डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है। तो जितने भी डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट लेती है या फिर गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। और माना जाता है कि सरकार का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। सरकार हमेशा लोगों के भले के लिए काम करती है, कभी भी प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए काम नहीं करती। तो फीचर्स क्या है कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होते हैं? सोसाइटी के होते हैं, यानी कि सरकार के होते हैं। सरकार का मेन मकसद है सोशल वेलफेयर। यहाँ पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। सरकार प्रोडक्शन करती है, सरकार सिर्फ लॉ ऑर्डर और डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, अगर सरकार का मेन काम है तो इक्वालिटी आएगी देश के अंदर। सरकार वो गुड्स बनाएगी, यानी कि नेसेसिटी वाले आइटम्स बनाएगी जिसकी गरीबों को जरूरत है, सस्ते के अंदर बेचेगी, तो देश के अंदर इक्वालिटी आएगी। और इस ग्रोथ को बोला जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सिर्फ रिच लोगों की ही ग्रोथ नहीं हो रही, यहाँ पर पुअर लोगों की भी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर सब आ जाते हैं, रिच पुअर सब लोग आ रहे हैं। लेकिन डीमेरिट्स क्या हैं? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेन मकसद प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना नहीं है, यहाँ पर मेन मकसद है सोशल वेलफेयर। तो जीडीपी की ग्रोथ कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। लास्ट आती है हमारे पास में मिक्स्ड इकोनॉमी, जो किसकी इकोनॉमी है? इंडिया की इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जहां पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइवेट ओनरशिप भी है और पब्लिक ओनरशिप भी है, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। जितने भी रिसोर्सेज है उन पर सरकार का भी हक है और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप मैं हम जैसे लोगों का हक भी है। सरकार काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए और प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो फीचर्स क्या हो गए कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सरकार के और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के हैं। प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए, सरकार काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। दोनों सेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो मेरिट्स क्या हो गए इसके कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज हो रहे हैं, तो साथ साथ में देश में सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। लेकिन डीमेरिट्स ये हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि सरकारी सेक्टर है, वहाँ पर करप्शन होता है, यानी कि भ्रष्टाचार होता है, अंडर द टेबल पैसा चलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में इनएफिशिएंसी है, सही तरीके से काम नहीं होता है, डिले इन वर्क हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। चमका यहाँ तक? आगे देखो, अब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। मैंने कहा हम आज़ाद हुए ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 को। अब हमारे देश की बागडोर हमारे हाथों में थी, तो हम लोगों ने सोचा यार हम हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। हम प्लान्स बना के हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसका सहारा लिया? इकोनॉमिक प्लानिंग का सहारा लिया। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि इस वक्त पर्टिकुलर टाइम पर देश की जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी को दिमाग में रखकर रिसोर्सेस खर्च करना। जैसे आज़ादी के बाद में हम लोगों ने देखा कि यार हमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर उठाना पड़ेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम लोगों ने हमारे रिसोर्सेस खर्च करे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटी। उस वक्त देश को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, देश की प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को खर्च करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, यही क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए 1950 के अंदर हम लोगों ने क्या सेटअप करा? हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करा, जिसके आर्किटेक्ट बोले जाते हैं प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस क्या थे? प्लानिंग कमीशन के आर्किटेक्ट थे। और उस वक्त प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करा 1950 के अंदर। इसके बाद में हम लोगों ने सोचा अब से हम हर 5-5 साल के लिए प्लान्स
प्लान्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया 1951 के अंदर। इसका ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। मेन मकसद था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो देखो 5 ईयर प्लान्स हमारे कोर्स में नहीं है, बस आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 के अंदर। इस तरह से हमारे देश ने टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए, 12 5 ईयर प्लान्स बनाए। हमारे देश का जो 12th 5 ईयर प्लान था वो आया था ईयर 2012 के अंदर, 1 अप्रैल 2012, जो कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2017 को। अब आज की डेट में हमारी कंट्री कोई भी 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाती। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हम लोगों ने बनाए। आज की डेट में हम कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाते। ये जो लास्ट 5 ईयर प्लान था इसका मकसद था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमारे देश के डेवलपमेंट में सारी रिसोर्सेज खत्म कर दें, आने वाली जनरेशन को कुछ देकर ही ना जाएं। हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं। फास्टर ग्रोथ होनी चाहिए, प्लस ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। ग्रोथ प्रोसेस के अंदर रिच और पुअर दोनों आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिच लोगों की ग्रोथ हो रही है, पुअर लोगों को हम लोगों ने प्रायोरिटी ही नहीं दी। अब देखो ये जो हम लोगों ने 12 5 ईयर प्लान्स बनाए हर 5-5 साल के लिए, कई बार ऐसा भी हुआ कि बीच बीच में हम लोगों ने प्लान हॉलीडेज दे दी, कि बीच बीच में हम लोगों ने कभी 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाए, कुछ इमरजेंसी वगैरह देश के अंदर थी। तो हम लोगों ने कई बार एनुअल प्लान्स भी बनाए। एनुअल प्लान्स का मतलब है एक एक साल के प्लान्स भी बनाए। जैसे अप्रैल 1966 से लेकर मार्च 31 1969 तक का जो टाइम था, ये जो 3 साल का टाइम था, इस 3 साल के टाइम के अंदर हम लोगों ने 3 एनुअल प्लान्स बनाए। 3 एक एक साल के प्लान्स बनाए। जैसे एक एनुअल प्लान था हमारा 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1967 का। तो इस तरह से इन 3 साल के अंदर हम लोगों ने 3 एनुअल प्लान्स बनाए। उसके बाद में 1 अप्रैल 1979 से लेकर 31 मार्च 1980, इस एक साल हम लोगों ने एक एनुअल प्लान बनाया, 1 एनुअल प्लान बनाया। और अप्रैल 1 1990 से लेकर मार्च 31 1992, 2 साल का पीरियड है। इस टाइम पर हम लोगों ने 2 एनुअल प्लान्स बनाए। तो बीच बीच में हम लोगों ने एनुअल प्लान्स भी बनाए। अब आज की डेट में तो प्लानिंग कमीशन जो 1950 में सेटअप हुआ था वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जगह पर आ गया है नीति आयोग। 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस करा? नीति आयोग ने। तो हम लोगों ने हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसका सहारा लिया? प्लानिंग का सहारा लिया। हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बनाए। लेकिन देखो 5 ईयर प्लान्स हमारे कोर्स में नहीं है। ये 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाए जाते थे? ताकि हम हमारे कुछ कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। कॉमन गोल्स को ही बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि ये ऐसे गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने में कम से कम 20-20 साल लग जाते हैं। और इन बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। तो हमारे कोर्स में ये कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं। ये बड़े बड़े गोल्स होते हैं, 20-20 साल लगते हैं इन गोल्स को अचीव करने में। इन गोल्स को अचीव करने के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं। 4 गोल से पहला है जीडीपी इंक्रीज हो देश का, सेकंड है देश में मॉडर्नाइजेशन आए, थर्ड है सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस, कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, और फोर्थ है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी की देश के अंदर क्या रहे? इक्वालिटी रहे। ये हमें पढ़ना है। नंबर 1 है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, हमारा ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। अब देखो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा कब होता है? जब हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, हमारे पास में लेबर ज़्यादा हो, रॉ मटेरियल ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, या तो हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, या फिर हम प्रोडक्शन करने के लिए इनोवेटिव और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो दोनों में से कुछ भी हो जाए, हमारे देश की क्या होगी? जीडीपी ग्रोथ होगी। ये हमारा पहला लॉन्ग टर्म गोल था, पहला कॉमन गोल था 5 ईयर प्लान का। इस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए। सेकेंड है देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन आए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है जब हम प्रोडक्शन करने के लिए एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसे बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन। साइंस का यूज करना, इनोवेशन का यूज करना, यही क्या है? मॉडर्नाइजेशन। साथ साथ में हमारा नजरिया भी बदले, हमारा आउटलुक बदले, कि भाई पहले तो ऐसा होता था कि बहुत ही ज्यादा लोगों की सोच छोटी थी, लोगों की सोच ऊपर उठनी चाहिए, कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उन्हें भी एजुकेशन वगैरह दो। तो हमारा नजरिया बदले, हमारी सोच जो है वो ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए, मॉडर्न आउटलुक होना चाहिए। वो भी किस में आता है? मॉडर्नाइजेशन के अंदर।
थर्ड है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, दोनों अलग अलग बातें हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हमारा देश पैसों के मामले में आत्मनिर्भर बने, कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, यानी कि पैसे के लिए। तो पैसे के मामले में अगर हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, दैट इज सेल्फ रिलायंस। लेकिन असेंशियल चीजों के मामले में, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, इस तरह की चीजों के मामले में जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, जब हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं हैं, उसे बोला जाता है सेल्फ सफिशिएंसी। ये भी हमारा एक कॉमन गोल था कि हम सेल्फ रिलायंट भी बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बने और सेल्फ सफिशिएंट भी हो, कि आत्मनिर्भर हो, असेंशियल चीजों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। और लास्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इक्विटी। ऐसा होना चाहिए कि जो ग्रोथ हो रही है ना, इस ग्रोथ का फायदा सबको मिलना चाहिए। इस ग्रोथ का फायदा रिच लोगों को भी मिलना चाहिए, तो पुअर लोगों को भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ सिर्फ रिच लोगों की हो रही है, पैसे वाले दिन बर दिन और पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब दिन बर दिन और गरीब होते जा रहे हैं। ऐसी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। ग्रोथ का फायदा रिच और पुअर सबको मिले, सोसाइटी के सारे सेक्शंस को ग्रोथ का फायदा होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि ग्रोथ के प्रोसेस में सब इंक्लूड होने चाहिए, रिच लोग भी इंक्लूड होने चाहिए और पुअर लोग भी इंक्लूड होने चाहिए। इसी को बोला जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटी। तो ये थे हमारे 4 कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब देखो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये जो 1950 से 1990 तक का पीरियड था, इस पीरियड के अंदर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए और फॉरेन ट्रेड में क्या चेंजेस आए। सबसे पहले है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए और जब मेजर चेंजेस आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं, रिफॉर्म्स। तो पहले थे लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे थे टेक्निकल रिफॉर्म्स। यानी कि जो चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए, उन्हें हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहले हैं लैंड रिफॉर्म्स, दूसरे हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो देखो लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए थे, लैंड रिफॉर्म्स का ही दूसरा नाम होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इनइक्वालिटी थी ना, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जमींदार डे बाय डे पैसे वाले होते जा रहे थे और बेचारे जो गरीब किसान थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल, लैंडलेस फार्मर्स थे, वो डे बाय डे गरीब होते जा रहे थे। तो उनके बीच में ये जो इनइक्वालिटी थी, इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या आए, लैंड रिफॉर्म्स आए, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। इसमें 5 चीजें करी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि ये जो जमींदारी सिस्टम था, ये जो जमींदार थे ना, इंटरमीडियरीज, इस जमींदारी सिस्टम को खत्म करा गया। बोला गया अब से जो लैंड पर फार्मिंग करेगा वही उस लैंड का क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा। कोई जमींदारी सिस्टम जैसा सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इस जमींदारी सिस्टम में क्या हो रहा था, बेचारे पीजेंट्स यानी कि टिलर्स ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। बेचारे रेंट भी पे करते थे, बेचारे टैक्स भी पे करते थे। तो ताकि हमारे कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो जमींदार द्वारा, इसलिए जमींदारी सिस्टम इंटरमीडियरीज को खत्म करा गया। अब जो भी पैसा होगा वो किसका होगा, कल्टीवेटर्स का होगा। बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल, कल्टीवेटर्स मतलब टिलर्स ऑफ द सॉइल, खुद लैंड पर फार्मिंग करेंगे और सारा पैसा उन्हीं को होगा, वही डायरेक्टली सरकार को क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो सारा पैसा कल्टीवेटर्स का होगा। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास में पैसा आएगा तो वो पैसा जोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। तो क्योंकि हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हो रहा था, तो इस जमींदारी सिस्टम को क्या करा गया, खत्म करा गया। सेकंड है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग पर एक लिमिट लगा दी गई कि कोई भी व्यक्ति अपने पास में इतना ही लैंड रख सकता है, इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकता। सरकार ने लिमिट सेट कर दी कि आप अपने पास में इतना ही कल्टीवेबल लैंड, खेती वाला लैंड रख सकते हो। अगर आपके पास में सरप्लस लैंड, एक्स्ट्रा लैंड है, तो आपका जो सरप्लस लैंड है वो सरकार ले लेगी और उसे किसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बेचारे गरीब किसानों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ऐसा क्यों करा गया, ताकि लैंड की ओनरशिप सिर्फ कुछ हाथों में ना हो, ये जो इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी दूर हो पाए। थर्ड करा गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमारे फार्मर्स के पास में कैसे कैसे लैंड थे, स्मॉल होल्डिंग्स थे, छोटे छोटे से लैंड थे। और वो छोटे छोटे लैंड भी कैसे थे, टुकड़ों में थे कि एक लैंड दूसरी जगह है और एक यहाँ है। तो एट अ सेम पीस ऑफ टाइम जो किसान था वो उस लैंड पर फार्मिंग नहीं कर सकता था दोनों लैंड्स पर, प्लस वो मशीनें भी नहीं चला सकता था। तो सरकार ने क्या करा, ये जो टुकड़ों में लैंड थे ना फार्मर्स के पास में, वो ले लिए और उसकी जगह पर फार्मर को एक सिंगल लैंड अलॉट कर दिया गया, बड़ा सारा, ताकि वो बड़े सारे लैंड पर आराम से फार्मिंग कर सके, आराम से मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनें भी चला सके। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट पर एक लिमिट सेट करी गई। हम लोगों ने पहले देखा था कि जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले किसान, उन पैसे वालों
के जो लैंड थे उस पर कौन काम करते थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल काम करते थे। और बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल को इन्हें क्या देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था। तो सरकार ने इस रेंट पर भी लिमिट सेट कर दी कि अब से अगर कोई किसान किसी दूसरे के किसान के खेत पर काम कर रहा है तो वो जो रेंट पे करेगा वो उसने जितनी भी क्रॉप्स उगाई हैं उसके वैल्यू के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, 1/3 तक का ही रेंट पे करना है, उससे ज़्यादा रेंट पे नहीं करना, ताकि टिलर्स ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और लास्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। हमारी सरकार ने बोला फार्मर्स को कि अब से आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, यानी कि आप मिलकर ग्रुप बनाकर फार्मिंग करो। जब आप मिलकर फार्मिंग करोगे तो आप इकट्ठे हो जाओगे और इकट्ठे लोगों की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। जब आप इनपुट्स लाओगे तो आप बार्गेन कर सकते हो, सस्ते में इनपुट्स खरीद सकते हो और अपने प्रोड्यूस को आप बार्गेन करके एक अच्छे प्राइस पर बेच सकते हो। तो कलेक्टिव फार्मिंग करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। ये थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स जो क्यों आए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की इनइक्वालिटी क्या हो सके, दूर हो सके। दूसरे जो रिफॉर्म्स आए थे वो थे टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर आई HYV टेक्नोलॉजी कि अब हम लोगों ने क्या करा, हम कन्वेंशनल सीड्स, पुराने सीड्स छोड़कर हम नए वैरायटी के सीड्स यूज करने लगे जिसका नाम था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हम HYV सीड्स यूज करने लगे प्रोडक्शन करने के लिए और इन HYV सीड्स को यूज करने की वजह से प्रोडक्शन के अंदर एक स्पोर्ट देखने को मिला, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर बहुत इंक्रीज देखने को मिला। हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था वो 25% से इंक्रीज हो गया और इतना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इसीलिए इसे एक नाम दिया गया, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसकी शुरुआत हुई थी 1967-68 से, मतलब आप कुल मिला के बोल सकते हो मिड 1960s से इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या हुई, शुरुआत हुई। हम HYV सीड्स यूज करने लगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन 25% से इंक्रीज हो गया कि इंडिया फूड ग्रेन्स में आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बन गया, सेल्फ सफिशिएंट बन गया। इसी को स्पेशल क्या नाम दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि इस HYV टेक्नोलॉजी के 4 एलिमेंट्स है। इसमें होता क्या है, पहला है इसमें हम HYV सीड्स यूज करते हैं, कन्वेंशनल सीड्स की जगह हम HYV सीड्स यूज करने लगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल खाद भी यूज करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हम केमिकल खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं तो क्रॉप्स में इंसेक्ट और पेस्ट, कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर हम कीड़ा मारने के लिए, इंसेक्ट मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी करते हैं। और ऐसी क्रॉप्स बहुत सारा पानी मांगती हैं तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी एक्सपैंड हुई, कुएं बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए, डैम्स वगैरह बनाए गए ताकि क्रॉप्स को प्रॉपर्ली पानी दिया जा सके, इरिगेट करा जा सके। तो 4 चीज़ें हुई, HYV सीड्स यूज़ करें हम लोगों ने, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, साथ साथ में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी एक्सपैंड हुई। अब देखो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना, HYV टेक्नोलॉजी, इसे हम 2 फेजेस में पढ़ते हैं। इसके 2 फेजेस थे। पहला फेज था इसका मिड 1960s से लेकर मिड 1970s तक का, यानी कि 1965 से लेकर 1975 तक का, 10 साल का। और सेकंड फेज था मिड 1970s से लेकर मिड 1980s तक का, यानी कि 1975 से लेकर 1985 तक का। तो देखो ये जो पहला फेज था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इस पहले फेज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर सिर्फ 2 ही क्रॉप्स पर देखने को मिला, वीट और राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि HYV टेक्नोलॉजी की वजह से वीट और राइस का ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बाकी दूसरी क्रॉप्स पर इसका असर देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं इसके जो बेनिफिट्स थे वो सिर्फ उन एरियाज में देखने को मिले जहां पर वीट और राइस ग्रो करा जा रहा है, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका वगैरह, इन जगहों पर ही इसका असर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं HYV टेक्नोलॉजी महंगी भी पड़ती है, ये सीड्स भी महंगे आते हैं, हमें फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो सिर्फ रिच फार्मर्स ही इसका फ़ायदा उठा पाए, पुअर फार्मर्स इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो सेकंड फेज था, उस सेकंड फेज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन वाइड स्प्रेड हो गया, इसका असर पूरे देश में फैल चुका था। अब ये सिर्फ वीट और राइस तक ही सीमित नहीं था, लगभग सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, और देश के हर कॉर्नर के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन फैल चुका था, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया। और तो और सरकार ने बेचारे जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्हें सब्सिडी यानी कि मॉनेटरी हेल्प भी दी ताकि वो ये HYV टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएँ, इनपुट्स खरीद पाएँ, केमिकल फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह खरीद पाएँ। तो इन्हें सब्सिडी दी ताकि वो सारे इनपुट्स खरीद पाएँ, वो भी सस्ते इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो इस फेज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया, पूरी कंट्री में फैल गया।
अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे क्या क्या हुए। पहला है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ, व्हीट और राइस का स्पेशली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। सेकेंड है सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज, एक्रिएज का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन। देखो पहले क्या होता था, जब फार्मर नॉर्मल सीड्स यूज करता था तो वो एक साल के अंदर एक ही क्रॉप उगा पाता था, क्योंकि क्रॉप को तैयार होने में एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स लग जाते थे। तो फार्मर एक साल में एक ही क्रॉप उगा पाता था और बाकी के 2-3 महीने वो अपने लैंड को ऐसे ही खाली छोड़ देता था, जिसे बोलते हैं फेलोइंग, ताकि लैंड खाली रहेगा तो दोबारा से लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की बजाय के बाद में ये जो पीरियड था ना, वो 8 to 9 मंथ से कम होके अब सिर्फ 4-5 मंथ्स हो गया, कि क्रॉप्स बनकर तैयार होने लग गई 4-5 महीनों के अंदर ही। इतना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो जो फार्मर पहले साल में एक ही क्रॉप उगाता था, वो एक साल में 2-2, 3-3 क्रॉप्स उगाने लग गया। तो अपने आप उसका एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया, सेम पीस ऑफ लैंड पर वो डबल फार्मिंग कर पा रहा है। थर्ड है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। पहले फार्मर फार्मिंग करता था सब्सिस्टेंस के लिए, यानी कि अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, कि उगा के लाता, जो भी उसने उगाया है उससे अपनी फैमिली का पेट भर लेता था। अब उसके दिमाग में आया यार मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रहा हूँ, मुझे सरप्लस हो रहा है, तो वो जो सरप्लस होता था, एक्स्ट्रा उगाता था, उसे मार्केट में बेचकर पैसा भी कमाने लगा, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग करने लगा, वो पैसा कमाने लगा। फार्मर का फार्मिंग के प्रति नजरिया यानी कि आउटलुक चेंज हुआ। पहले उसे लगता था फार्मिंग सिर्फ किसके लिए होती है, सब्सिस्टेंस के लिए होती है, कि फार्मिंग करो, जो उगाया है उससे अपनी फैमिली का पेट भर लो। अब उसके दिमाग में आया कि यार फार्मिंग को हम बिजनेस भी बना सकते हैं, ये एक कमर्शियल वेंचर है कि हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। नजरिया बदल गया। जो इंडिया पहले फूड ग्रेन्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करा करता था, वो इंडिया फूड ग्रेन्स में क्या बन चुका है, सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। और तो और आज की डेट में हम बफर स्टॉक्स भी मेंटेन करके रखते हैं, हम एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, ताकि कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, फूड की शॉर्टेज आ जाए, तो हम इन बफर स्टॉक्स को यूज कर सके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हम लोग फूड ग्रेन्स में क्या बन गए, आत्मनिर्भर बन गए। लेकिन देखो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां भी थी, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमें गेन्स हुए, ये कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं थे जितना हम चाहते थे, कुछ ना कुछ कमियां भी रह गई, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो गेन्स थे वो सिग्निफिकेंट तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं थे। कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली इसकी वजह से 2 ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एक तो राइस और एक वीट, तो लिमिटेड क्रॉप्स तक ही सीमित था। कॉटन, मेज, जूट, इंडिगो, इस तरह की क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। सेकंड है अनइवन स्प्रेड। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो स्प्रेड था वो सिर्फ उन एरियाज में देखा गया जहां पर वीट और राइस ग्रो करा जा रहा है, बाकी जगहों पर इसका स्प्रेड नहीं देखा गया, तो अनइवन स्प्रेड था। राइस और वीट ग्रोइंग एरियाज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बाकी जगहों पर इतना इसका असर देखने को नहीं मिला। थर्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो HYV टेक्नोलॉजी होती है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, हमें इनपुट्स एक्सपेंसिव खरीदने हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो सिर्फ रिच फार्मर्स ही इसका बेनिफिट उठा पाए। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को इसने कवर करा। और लास्ट है रिच फार्मर्स इसका बेनिफिट उठा के और रिच बनते गए। बेचारे पुअर फार्मर्स को कहीं ना कहीं आज भी देश में इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है, यानी कि गरीबी फेस करनी पड़ रही है, महंगाई फेस करनी पड़ रही है, ये बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिवाइड आ गया हमारे देश में, हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया, रिच और रिचर होते जा रहे हैं, पुअर बेचारे गरीबी के मारे और पुअर होते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक डिवाइड आ गया, दोज हु हैव, वो लोग जिनके पास में सब कुछ है, एंड दोज हु डोंट हैव, जिन लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। सेकंड हमारा सेक्टर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए 1950 से 1990 तक। तो देखो सबसे पहली बात, सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि अगर हमें हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, अकेले प्राइवेट सेक्टर से ना हो पाएगा। तो वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो बोलते हैं कि स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। अगर देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो मेन रोल सरकार का होगा। ऐसा क्यों, हमने प्राइवेट सेक्टर के भरोसे क्यों कुछ नहीं छोड़ा? तो पहला है लैक ऑफ कैपिटल। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करा था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था। तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसकी रिक्वायरमेंट थी? एक बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी, एक धक्के की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी।
और प्राइवेट सेक्टर के पास में उतनी कैपिटल यानी कि उतना पैसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट कर सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिक्वायर्ड बिग पुश, और ये कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी के बाहर था कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके। सेकंड है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा था भी तो भी प्राइवेट सेक्टर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो एनकरेज ही नहीं हो रहा था पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का साइज बहुत छोटा था, लोग डिमांड ही नहीं करते थे क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है। अब अगर एरिया में कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, तो आप क्यों कोई बिजनेस खोलना चाहोगे, क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। तो वही अगर प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा था भी तो भी प्राइवेट सेक्टर के पास में इंड्यूसमेंट नहीं थी, वो एनकरेज ही नहीं हो रहा था उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरा, हम चाहते थे कि देश में ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ किसके साथ में होनी चाहिए? सोशल जस्टिस के साथ में होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का तो मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना। अगर प्राइवेट सेक्टर के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया तो प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, ग्रोथ तो होगी लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगी। हम चाहते थे देश में ग्रोथ हो लेकिन सोशल जस्टिस भी हो, बेचारे गरीब लोगों का भी भला होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मेन रोल किसको दिया? पब्लिक को, यानी कि स्टेट को, सरकार को हम लोगों ने मेन रोल दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। अब देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है IPR 1956। फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। कुछ नहीं है, सरकार ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि देश के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी, उसमें मेन रोल किसका होगा? मेन रोल होगा उसमें सरकार का, प्राइवेट से ना हो पाएगा। वही लिखा है, क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर करा ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार का मेन रोल होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। अगर देश में इंडस्ट्रीज खोलनी है तो मेन रोल सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सरकार का, यानी कि इंडस्ट्रियल यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का। अब इसमें तीन चीजें हुई। पहला है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसे हम एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956 भी बोलते हैं। इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा। पहली इंडस्ट्रीज वो जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, प्राइवेट सेक्टर खोल ही नहीं सकता। दोज इंडस्ट्रीज विच कुड बी डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सरकारी यानी कि पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, प्राइवेट सेक्टर खोल ही नहीं सकता। इसमें तीन इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इसमें आ जाता है हमारा एटॉमिक एनर्जी, इसमें आ जाता है हमारा रेलवेज, और थर्ड आ जाता है हमारा डिफेंस। तीन इंडस्ट्रीज जो सिर्फ कौन खोल सकता है? पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, प्राइवेट सेक्टर खोल ही नहीं सकता। सेकंड कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर भी खोल सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकता है, बस ये होगा पब्लिक सेक्टर का मेन रोल होगा, लीडिंग रोल होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल कैसा होगा? सेकेंडरी होगा, यानी कि बाद का होगा। और तो और अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा? सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों खोल सकते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल आ जाती है हमारी फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज वगैरह। और लास्ट है वो इंडस्ट्रीज जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं आई, वो सारी इंडस्ट्रीज हमारा प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों खोल सकते हैं, और बची हुई सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। सेकेंड एलिमेंट आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को सरकार से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसके पीछे का मेन मकसद ये था कि अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एक पॉश एरिया के अंदर, अच्छे एरिया के अंदर इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो सरकार इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस देने में आनाकानी करती थी, स्ट्रिक्टनेस दिखाती थी। लेकिन अगर कोई इंसान बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहता है, पिछड़े एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहता है, तो सरकार इजीली लाइसेंस दे देती थी। तो सरकार का मेन मकसद था कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज खोले, बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट हो। क्या बोला सरकार ने? अगर आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हो तो आपको इजीली लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप डेवलप्ड और पॉश एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो सरकार लाइसेंस देने में आनाकानी करती थी। थर्ड है इंडस्ट्रियल कंसेशन। सरकार ने बोला अगर आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री खोलोगे तो सरकार आपको कुछ कंसेशंस देगी, यानी कि आपको कुछ छूट देगी, एक्सेप्शंस देगी।
जैसे सरकार आपको टैक्स हॉलीडेज देगी, अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आने वाले 10 साल तक सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, आने वाले 8 साल तक सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, तो टैक्स हॉलीडेज आपको मिलेंगी। प्लस आपको पावर सप्लाई होगी, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, आपको सस्ते में पावर सप्लाई अवेलेबल होगी। तो ऐसा सरकार ने क्यों करा? ताकि बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज खुले और बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो सके। चमका अच्छे से। आगे आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? छोटी इंडस्ट्रीज। तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आज की डेट में वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने तक की होनी चाहिए? 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होनी चाहिए और आपकी जो सेल्स है, जो टर्नओवर है, वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। वो सारी इंडस्ट्रीज किस में आती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ से कम, और जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, वो कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से कम। इस तरह की इंडस्ट्रीज को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और इसके लिए एक कमेटी भी सेटअप करी गई थी, जिस कमेटी का नाम था कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी सेटअप करी गई 1955 के अंदर। कार्वे कमेटी का काम था कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, किसकी हेल्प से? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से। गांव का विकास हो, वो भी किसकी हेल्प से? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, अपने आप गांव का विकास हो जाएगा। तो ये कमेटी सेटअप करी गई। कब सेटअप करी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 के अंदर। अब देखो हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फीचर्स की, और जब हम फीचर्स देखेंगे तो फीचर्स के साथ में ही नीचे हमारी इंपॉर्टेंस भी कवर हो जाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किसकी हेल्प से होता है? लेबर की हेल्प से होता है, मशीनों की हेल्प से काम कम होता है। तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। तो लेबर इंटेंसिव है, ये फीचर हो गया। एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, ये क्या हो गई? इंपॉर्टेंस हो गई। सेकेंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें स्पेशल तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हम वहीं खोलते हैं जहां पर उनका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई भी रॉ मटेरियल यूज कर सकती हैं। नेचुरली जो आसपास के एरिया में लोकली जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, ये वो रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं ना। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से देश में क्या आती है? इक्वालिटी आती है। हर रीजन, हर एरिया के अंदर इक्वालिटी आती है, हर एरिया का डेवलपमेंट होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम कहीं पर भी खोल सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड एरियाज में भी खोल सकते हैं। तो बैकवर्ड एरियाज की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, तो इंटर रीजनल इक्वालिटी आएगी, हर एरिया का डेवलपमेंट होगा। और थर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बेचारे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे लोग हैं जिनके पास में उतना पैसा नहीं है, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो अगेन देश में इक्वालिटी आएगी, सारे सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट होगा। ज़्यादा पैसे वाले लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खोलेंगे, जिनके पास में कम पैसा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल के अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो देश में क्या आएगी? इक्विटी आएगी, सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? थर्ड आता है हमारे पास में लास्ट, ट्रेड। ट्रेड के अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, इसका नाम था स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब देखो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या थी ट्रेड के अंदर। यहाँ पर ट्रेड के अंदर हम बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं? एक्सपोर्ट की और इंडिया के इंपोर्ट की। तो पहली चीज हुई डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब ही क्या है? इंडिया ने क्या सोचा कि अब तक हम जिन चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से, क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाएं ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। देखो क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हमारा माल हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो हमारे पास में यूएस डॉलर आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो यूएस डॉलर जाता है। सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूएस डॉलर में होता है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी में होता है। तो देखो हम लोगों ने सोचा कि अब तक हम जिन चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाएं ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। और अगर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा यूएस डॉलर बचेगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बचेंगे। तो हम लोगों ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के बारे में सोचा।
हम लोगों ने सोचा अब हम ये यूएस डॉलर बचा के इस यूएस डॉलर से क्या करेंगे, डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स करेंगे। हम उन चीज़ों का इंपोर्ट करेंगे जो चीज़ें वाकई में हमारा देश नहीं बना सकता ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीनें वगैरह जो हमारा देश नहीं बना सकता ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने क्या सोचा, जिन चीज़ों का पहले इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाएंगे, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा यूएस डॉलर बचेगा और इस पैसे से हम डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स करेंगे, उस तरह की चीज़ों का इंपोर्ट करेंगे जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट भी हो सके और जो चीज़ें वाकई में हमारा देश नहीं बना सकता ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने इस यूएस डॉलर को इकोनोमाइज करने के बारे में सोचा, हम लोगों ने इसे सेव, इसे बचाने के बारे में सोचा। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि यार हम हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करके इस यूएस डॉलर को अर्न भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो यूएस डॉलर आएगा। तो हमारी सरकार ने यूएस डॉलर को इकोनोमाइज सेव करने के बारे में सोचा। हमारी सरकार ने सोचा ही नहीं कि इस यूएस डॉलर को हम एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करके जनरेट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे थे। हम लोगों ने इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टैक्सेस लगा दिए थे ताकि हमें हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें फॉरेन कंपटीशन फेस ना करना पड़े। हम हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरेन कंपटीशन से। हमें डर लग रहा था कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वो फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगी। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब है जिन चीज़ों का पहले इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा क्लोज सब्सटीट्यूट हम हमारे देश में बनाने लग गए ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारा यूएस डॉलर बचे, साथ साथ में हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट भी करने लगे। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी 1950 से 1990 तक की, ये जो 40 साल का पीरियड था, इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी के क्या क्या फीचर्स थे? पहला है, हम लोगों ने मेन रोल यानी कि लीडिंग रोल किसे दिया? पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा था? सेकेंडरी था यानी कि बाद का था। हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी अपनाई कि अब तक जिन चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाते हैं, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा फॉरेन कंपटीशन से। इंपोर्ट्स पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे हम टैरिफ बोलते हैं। इस टैरिफ को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया था ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम से कम हो सके। तो हम लोग हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या कर रहे थे? फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर रहे थे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ। और जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो देश में इक्विटी आती है क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं पर भी हम सेटअप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? लेबर इंटेंसिव। ग्रोथ क्या क्या थी? ग्रोथ मतलब गुड इफेक्ट्स क्या क्या थे? ये जो स्ट्रैटेजी थी 1950 से 1990 तक की, ऑब्वियसली बात है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई यानी कि हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज हुआ और एक स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को मिला। हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से किस पर शिफ्ट होने लग गई? सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पर शिफ्ट होने लगी। जब पॉपुलेशन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर शिफ्ट होने लगती है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होने लगता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्चरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होने लगता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डाइवर्सिफाइड हो गया। अब हम सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जूट टेक्सटाइल मिल्स तक ही सीमित नहीं थे, और भी बहुत सारी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज भी हमारे देश में खुलने लगी। बहुत सारी सनराइज इंडस्ट्रीज की का जन्म हुआ। सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ हमारे देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं और हमारे देश का विकास होने लगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है तो देश के अंदर इक्विटी भी आती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं। और तो और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ हुई, जैसे भिलाई स्टील प्लांट। जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो दूसरे देश भी हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी थी इसके बैड इफेक्ट्स क्या क्या रह गए? पहला है एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गई थी कि हर काम गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है। और तो और ब्रेड बनाना, शूज़ बनाना, ब्रेड बटर शूज़, ये सारे काम भी कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था ये। अब ये काम तो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है ना, लेकिन ये काम भी कौन कर रहा था? सरकारी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी ग्रोथ प्रोसेस के अंदर।
सेकंड है पब्लिक सेक्टर टर्न्ड आउट टू बी डेड सोशल वेट। धीरे धीरे देखे जाने लगा कि पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन देखा जाने लगा, भ्रष्टाचार, पब्लिक सेक्टर के अंदर इनएफिशिएंसी होने लग गई, यानी कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा था, लीकेजेस होते, सरकार बोलती हम गरीबों तक उतना पहुंचाएंगे, लेकिन गरीबों तक उतना पहुंच ही नहीं पाता, बीच में गायब हो जाता। तो ये जो पब्लिक सेक्टर था, अब ये धीरे धीरे हमारे ऊपर क्या बन चुका था, डेड सोशल वेट, एक भार, एक बर्डन बन चुका था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर लॉसेस में जा रहे थे, करप्शन बहुत ज्यादा था, इनएफिशिएंसी थी, डिले इन वर्क देखने को मिलता था, ये कहीं ना कहीं इसके बैड इफेक्ट्स थे। थर्ड है परमिट लाइसेंस राज। अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस चीज का फायदा उठाया सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इस चीज का फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं इन्हें इजीली लाइसेंस मिल जाता था क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ज्यादा होती थी, और ये लोग मेक श्योर करके रखते थे कि बेचारे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें लाइसेंस ना मिले। तो ये कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली बनाने लग गए मार्केट पर, कंपटीशन को क्रिएट ही नहीं होने देते थे। अगर कोई नया आ रहा है बिजनेस के अंदर, स्मॉल इंडस्ट्रियल हाउसेस आ रहे हैं, तो ये मेक श्योर करते थे उन्हें लाइसेंस ना मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइसेंस लेना है, इस चीज का फायदा सिर्फ किसने उठाया, बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ने उठाया, और अपनी मोनोपोली, अपना हक जमा कर बैठ गए पूरे मार्केट के ऊपर। फिर है इंडिया फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। अब हम देखो, हम ये नहीं सोच रहे थे कि यार हम एक्सपोर्ट करके यूएस डॉलर कमा सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे, और इंपोर्ट करने पर वैसे हम लोगों ने नाटक लगा दिए कि यार हम लोग लेकर आ गए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो इंपोर्ट पर हम लोगों ने लिमिट लगा दी कि हम किसी भी देश से इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, डेट इज टैरिफ, वो हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया ताकि हम इंपोर्ट ना कर सके। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग कंपटीशन फेस ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम कंपटीशन में उतरेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी होती है। यानी कि अगर हमें हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में उतारना है तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हम वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ही अचीव नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने कंपटीशन, डाइवर्सिफिकेशन, इन चीज़ों को बहुत ही ईजिली क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हम लोगों ने कंपटीशन भी फेस नहीं करा, डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं करा, तो कहीं ना कहीं इंडिया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी अचीव नहीं कर पाया। हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव ही नहीं कर पाया, हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में उतरने लायक बना ही नहीं। और आते आते धीरे धीरे हम लोगों ने देखा 1990 के एंड में हमारे देश की ऐसी दशा हो गई थी कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे, यूएस डॉलर के रिजर्व्स थे, वो एकदम गिरने लग गए थे। अब हमारे पास में इतना ही यूएस डॉलर का रिजर्व बचा था कि हम अगले 2 वीक की असेंशियल चीज़ों का इंपोर्ट कर सकते थे, इससे ज़्यादा हमारे पास में यूएस डॉलर नहीं था। तो एट दी एंड इंडिया को अपने गोल्ड रिजर्व्स वर्ल्ड बैंक के पास में गिरवी रखवाने पड़े और वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो करना पड़ा, और इसीलिए 1990 तक का ही हम लोगों ने पढ़ा है। 1991 के अंदर अगेन सब कुछ बदल गया। 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हमें अगले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हम लोगों ने वन शॉट के अंदर काफ़ी क्विकली कंप्लीट कर लिया और सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी हैं। और अगर लगता है ना ये लेक्चर वाकई में यूज़फुल था, सब कुछ समझ में आया है, तो कुछ नहीं जाएगा यार, बहुत सारा मेरा एफर्ट लगा है, आपका कुछ नहीं जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और जो भी आपका फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप है व्हाट्सएप पे, प्लीज़ इस सीरीज़ के बारे में, इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट एज वेल एज मोटिवेशन कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाती रहूँ। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।